हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और संविधान का निर्माण चैप्टर 15 चैप्टर और क्लास 12। तो आज हम पढ़ेंगे अधिकारों का निर्धारण। ठीक है, संविधान का निर्माण चैप्टर चल रहा है, उसी में हम कर रहे हैं। तो ये हो गया अधिकारों का, ठीक है, क्या निर्धारण। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उद्देश्य प्रस्ताव आदि बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज यहाँ से हम पढ़ेंगे अधिकारों का निर्धारण। तो नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं। तो नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं, क्या पीड़ित जो समूह है उनको कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, यानी अल्पसंख्यक जो हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, यानी जिसकी संख्या कम हो उनको थोड़ा सा महत्व दिया जाए। जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर आगे बहस बढ़ी, साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं जिस पर पूरी सभा एक मत हो, सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों में ही पैदा होने वाले थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं का पूरा करना है। यानी जो जनता है उनके दिलों में जो समाई आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आजादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना, एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। ठीक है, पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते और न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क उठे। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए कि ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर बी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें जो है अल्पसंख्यक उन्हें फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। ठीक है, और विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के जो प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे और उन्हें निरंतर गृह दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी कि जो है निरंतर गृह युद्ध हो रहे, दंगे भड़क रहे, हिंसा भड़क रही। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका यानी इसे फौरन छोड़ दो, अगर चाहते हो, सरदार पटेल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता इटली के साथ वार्ता करने लंदन गए थे और इन वार्ताओं को कोई नतीजा नहीं निकला। बाएं से दाएं लियाकत अली, ठीक है, ये लियाकत अली
मोहम्मद अली जिन्ना और बलदेव सिंह, पैथिक लॉरेंस यहाँ पे, ठीक है ये लोग। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह दोहराने का मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से सुन रहे हैं, और इसी आंदोलन के कारण हम आज एक विभाजित राष्ट्र हैं, बंटवारा हो चुका है। क्या आप मुझे भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, अगर आपका भला भी इसी में है तो हम अतीत को भूल जाएं, एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए कह दिया था कि खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत छोड़ गए हैं और अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या है, वो खतरनाक है। और वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न जो तबके हैं वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए, न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो तथा और बहुल समुदाय का दायित्व हो, और यह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे जो अल्पसंख्यक है और उनकी आकांक्षाएं जो है उनको क्या करे, महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग अलग कर देगी और उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। ठीक है, देखिए 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि जो पृथक निर्वाचिका है वह अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगी, आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग अलग कर दिया गया तो वो कभी भी खुद को अल्पसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं या वे भी एक दिन महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उसकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है और ऐसे हवाबंद कमरे में काट कर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर करना रहना पड़ेगा, तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीत कर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, किसने कहा था? गोविंद बल्लभ पंत ने। इन सारी दलीलों के पीछे एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता, राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक सांचे में ढालना था और हर समूह के को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती थी। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। ठीक है, यानी आधार क्या होता है? नागरिक होता है, लोग होते हैं। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय
सिर उठाने लगा था, यानी यह भय की बात होने लगी थी कि इससे जो निष्ठाएं हैं वो खंडित हो जाएंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र जो होगा वो शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में कर रख कर सोचने की आदत छोड़नी होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तथा औरों के लिए ज्यादा फिक्र करनी होगी। यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धा स्पर्धी निष्ठाएं रख लेते हैं या ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने अपव्यय पर अंकुश लगाने की बजाय बेहतर या अन्य हितों को जरा भी परवाह नहीं करता, तो ऐसे लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी वजह मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नजर में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे और उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया और उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का जो है प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है और अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को जनता का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। और रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ठीक है। और केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत के उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एनजी रंगा ने कहा था कि महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिकों के अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रही है। और स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए और उनके अपने कानूनों और उनके जनजाति कानूनों, उनकी जमीन को उनसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी जो जमीन है उसे छीन लेते हैं। भले ही कानून जमीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों को तरह तरह के बंधनों में जकड़ते हैं और गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नर्क में उसे ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों की खोज देख लेते हैं। वहां सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल लेता है। वहां जमींदार हैं और मालगुजार अन्य लोग हैं और इन गरीब देहातियों का शोषण करते हैं और इन लोगों में मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। संविधान सभा बहस खंड 2। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग इस जनता का हिस्सा नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है जब तक हमें यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं, उनके पक्ष में आवाज उठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे और उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। और इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूँ। अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। ठीक है। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं, जो आदिवासी कबीले उन्होंने कहा संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिए गए जहां वो रहते थे और उन्हें जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया। उन्हें नए घरों की तलाश में भोगने के लिए मजदूर कर दिया, भागने के लिए। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उनसे क्या कर रहा है, हिराकत की नजर से यार देख रहा है। ठीक है। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद जो भावनात्मक और भौतिक फासले थे उसको खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना यह है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट है जो हम इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।